क्वेश्चन बोल रहा है इन दी अल्टीमेट एनालिसिस इंडिविजुअल अलोन ही सब्जेक्ट है देखा जाए तो। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ का, इसलिए आप डिस्कस करो ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी को। ठीक है, तो इंडिविजुअल कैसे इंट्रोडक्शन में बोल देंगे कि स्टेट कंसिडर्ड सोल सब्जेक्ट्स इंटरनेशनल लॉ में, है ना, पहले ट्रेडिशनली। मगर अब मॉडर्न एरा में इंडिविजुअल की जो पोजीशन है वो ड्रास्टिकली डेवलप होती चली जा रही है एज ए सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ह्यूमन राइट्स आ गए, आईएचएल आ गया है, क्रिमिनल लॉ आ गया है, आईसीसी वगैरह, है ना। तो लॉटा पैश ने फेमसली बोला है कि इफ़ इंटरनेशनल लॉ इज़ टू सर्व ह्यूमैनिटी, इंडिविजुअल मस्ट बी इट्स अल्टीमेट बेनिफिशियरी एंड सब्जेक्ट। समझे? अगर आपने इंटरनेशनल लॉ ह्यूमैनिटी के लिए बनाया तो भाई इंडिविजुअल ही अल्टीमेट बेनिफिशियरी होना चाहिए। ये अच्छी स्टेटमेंट है वैसे। आपने पर्पस भी बता दिया, एंड बेनिफिशियरी भी बता दिया है। ठीक है, कि आप कौन सी मिठाई देने वाले हो और किसको एंड में मिलनी चाहिए मिठाई। ओके, अब हम आते हैं मीनिंग पे सब्जेक्ट के। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? वही इंसान जो, कोई भी ऐसी एंटिटी, इंसान नहीं, जो कैपेबल हो पोजेस करने की राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इंटरनेशनल वाले, और उन्हें एनफोर्स करने की उस पर कैपेबिलिटी हो। कैपेबल हो पोजेस करने की इंटरनेशनल राइट्स एंड ड्यूटीज़, और कैपेबल और कैपेसिटी हो उन्हें एनफोर्स करने की भी। ठीक है, हिस्टोरिकली स्टेट्स प्राइमरी सब्जेक्ट्स थे, मगर मॉडर्न ट्रेंड के थ्रू इंडिविजुअल इंक्रीजिंगली रिकग्नाइज हो रहे हैं। ठीक है, अभी डेफिनेटली नहीं बने मगर इंक्रीजिंगली रिकग्नाइज हो रहे हैं मॉडर्न के थ्रू। फिर आते हैं स्टेट एज एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट। भाई आज दांतों की दिक्कत है तो थोड़ी समझने की कोशिश करना, बोलने में दिक्कत है। क्लासिकल इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है, 17-19 सेंचुरी का। उसमें बोला था इंडिविजुअल कुड एक्ट ओनली थ्रू स्टेट्स। ठीक है, स्टेट ही उन्हें देगी। उसके बाद फिर जब इंटरनेशनल लॉ वगैरह आने लग गया तो स्टेट्स का जो ट्रांसमिट होगा ना, लॉ तो अप्लाई करेगा स्टेट्स पे, वो ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रिकल डाउन हो जाएगा म्यूनसिपल लॉ के थ्रू। समझे? तो जो इंडिविजुअल एक्ट किसके थ्रू करेगा और ट्रांसमिट हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है रेपरेशन वाला। रेपरेशन में बोला है कि इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी और भी चीज़ हो सकती है स्टेट्स के अलावा, मगर एक्सेप्शनल केसेस में है। ठीक है, क्योंकि तब 49 था, 49 बज रहा था, आज 2025 बज रहा है। टाइम देख लो कितना आगे आ गया। उसके बाद हम आ जाते हैं इस पर शिफ्ट टू इंडिविजुअल एज सब्जेक्ट। तो इंडिविजुअल पे हम शिफ्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले हम पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 देख लेंगे। ये मैंने क्या चूज़ कर दिया है? ठीक है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, उसमें न्यूरेमबर्ग ट्रायल हमें पता है, टोक्यो पता है, टोक्यो और न्यूरेमबर्ग। ठीक है ना, इसमें इंटरनेशनल जो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इंडिविजुअल्स की, वो आई ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट अगर क्राइम कर रहे हो, जीनोसाइड कर रहे हो। जैसे प्रिंसिपल 4 है न्यूरेमबर्ग चार्टर का, तो मुझे पता नहीं है, मगर जहाँ न्यूरेमबर्ग लिख के आओगे इंडिविजुअल से, प्रिंसिपल 4 भी लिख देना। इंडिविजुअल्स की ड्यूटी है अंडर इंटरनेशनल लॉ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, विच ट्रांजेंड द नेशनल ऑब्लिगेशन ऑफ ओबीडियंस। नेशनल, तुम्हारा कुछ भी बोले ऑब्लिगेशन, उसको ट्रांजेक्ट कर जाएगा जो इंटरनेशनल ड्यूटी दी है इंटरनेशनल लॉ ने। समझे? तो इंटरनेशनल लॉ बेसिकली, इंटरनेशनल लॉ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके नेशनल लॉ से, ये कहना चाह रहा है। फिर ह्यूमन राइट का न्यूरेमबर्ग, ये वो तब का हो गया। उसके बाद देखो फिर ये सारी ट्रीटीज़ आने लग गई है ना, ये यूरोप की भी और ये इंटर अमेरिकन वाली भी। फिर आएगा रोम स्टैचूट, जिसने क्या किया, क्रिटिकल वो जो इंडिविजुअल लाइबिलिटी थी ना, वो डायरेक्टली ट्राइज इंडिविजुअल। ये लौंडा हीरो है अपना, डायरेक्टली ट्राई कर देगा जीनोसाइड, वॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये सब करोगे तो। ठीक है, 98 का है, याद रखना है, रोम स्टैचूट कब गया, 98 का। तो फिर आईएचएल आ गया, जिनेवा कन्वेंशन, ये भी 49 के, और उसके एडिशन प्रोटोकॉल। इन्होंने भी डायरेक्टली इंडिविजुअल्स पे ड्यूटी इम्पोज कर दी, चाहे कॉम्पिटेंट सिविलियंस हो, कैसे भी हो। ठीक है ना, आपको इन्हें बदतमीज़ी नहीं करनी है, ये वाली बात है। काउंटर व्यू क्या करेंगे हम? काउंटर व्यू तो होना ही चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल टोटली बन चुके हैं, अभी भी स्टेट्स जो है वो प्राइमरी हैं। समझे? क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल लैक करता है फुल इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। और उसका मतलब क्या है कि भाई ना तो वो, मैं बताता हूँ अलग से तुम्हें, ना तो वो ट्रीटीज़ में घुस सकता है, ना वो डिप्लोमेटिक उसे प्रोटेक्शन मिलेगी। समझे? वो तो स्टेट को ही मिलेगी ना यार, ट्रीटी वगैरह साइन करने की। उसके बाद है जो इसके मोस्टली जो राइट्स हैं ना इंडिविजुअल के, वो मोस्टली डेरिवेटिव हैं। कहाँ से? स्टेट की कंसेंट से। जब तक स्टेट कंसेंट नहीं देगी, तुम अकेले जाके थोड़ी इंटरनेशनल लॉ को खुद पे छाती पे अपनी एनफोर्स करा लोगे। स्टेट हाँ बोलेगी तब जाके आप उसके सब्जेक्ट बनोगे। जैसे आईसीसी का ही देख लो, आईसीसी कितना इंपॉर्टेंट है ना जुरिस्डिक्शन। वो कैसे आता है? या तो स्टेट रेटिफाई करता है, या तो यूएनएससी बोले, ठीक है, बड़ा भाई जाके बोले, रेफर करे तब, या तो स्टेट खुद ही बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है लाओ लाओ लाओ। जैसे इंडिया ने मना कर दिया शायद कई चीज़ों में, इसलिए
इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया में चलता है ये जब इनकॉर्पोरेट होगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेटिव थ्योरी हम मानते हैं। विशाखा में भी हमने यही बोला है कि सीडो एड करेगा अंडर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, ठीक है। कोई भी इंटरनेशनल लॉ हो, चाहे सीडो हो चाहे किसी भी क्षेत्रीय मूल्य हो, वो तभी खेलेगा जब उसके वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कंपैटिबल होगा, समझे, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते इसलिए। तो ये तो इंडिविजुअल्स का हो गया कि इंडिविजुअल राइट्स वगैरह को कैसे मानता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल का हमने देख लिया ना, इंडिविजुअल का इंट्रोडक्शन में देखा है कि स्टेट है, फिर लॉट ऑफ एज की डिजीज वो है, क्यों आजकल बढ़ता जा रहा है। सब्जेक्ट कौन होते हैं, जो पोजेस करें और इन्फोर्स करें, ठीक है, कैपेबिलिटी उन दोनों चीज़ों की। हिस्टोरिकली स्टेट्स प्राइमरी थी, पर ये इंक्रीजिंगली बनते जा रहे हैं। तो पहले अब हमने देख लिया इंक्रीजिंगली वाला, यहाँ लिख रहा था मैं, ठीक है, ये हो गया इंक्रीजिंगली वाला, और प्राइमरी सब्जेक्ट आएगा एकदम एंड में, ठीक है, नीचे इसके देखेंगे हम क्यों। देखो हिस्टोरिकली ऐसे ऐसे हो गया, फिर ये वर्ल्ड वॉर, ट्रीटीज, आईसीसी, रोम स्टैट्यूट, आईएचएल, ये सब। मगर स्टेट अभी प्राइमरी क्यों है, क्योंकि इंडिविजुअल के पास एक तो फुल इंटरनेशनल पर्सनालिटी नहीं है, ट्रीटीज नहीं कर सकता, डिप्लोमेटिक नहीं कर सकता, डेरिवेटिव है अभी भी इसका, और आईसीसी का जुरिडिक्शन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया की पोजीशन भी यही है कि भाई हम ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव करते हैं, सीडो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के थ्रू होगा तभी चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद आप आ जाओ इस पर, ये ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी का मीनिंग क्या है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। ओपनहाइम, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, ओपनहाइम ने दिया ट्रांसफॉर्मेशन 1905 में, ठीक है, जब बंगाल पार्टीशन था तब, कि इंटरनेशनल लॉ डज नॉट ऑटोमेटिकली पार्ट नहीं बनेगा, आपको अलग से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा फॉर्मली उसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका बेसिस सोवरेंटी, जब तक सोवरेंटी है स्टेट की कंसेंट पे बेस्ड है, ठीक है। सोवरेंटी मतलब कंसेंट, भाई इंटरनेशनल लॉ खुद से अप्लाई नहीं करेगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि सोवरेंटी सामने खड़ी है, उसे मज़ा आएगा अच्छा लगेगा तो करेगा, मज़ा नहीं आएगा तो नहीं देगा कंसेंट। इंडिया में एप्लीकेशन तुरंत बता दो 253 है कि अलग से हमें लॉ बनाना पड़ेगा, ठीक है, पार्लियामेंट इनेक्ट करेगा लॉ, देख लो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट। बेरूबारी में बोला गया था सीधा सीधा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ज़रूरी है अगर आपको एनफोर्स करनी है, इम्प्लीमेंट करनी है कोई ट्रीटी जो अफेक्ट कर रही है टेरिटरी को, ठीक है। तो अलग से आपको ये दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, ये दिख रहा है अलग से ट्रांसफॉर्मेशन, ये है ट्रांसफॉर्मेशन अलग से। ग्रामोफोन भैया ने बोल दिया कि नहीं ज़रूरत नहीं है जब तक आपको कॉन्ट्रैक्ट ना लगे। अब ये पूछ रहा है आपसे कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं ट्रीटी के लिए, टी से टी। इनकॉर्पोरेशन हम यूज़ करते हैं कस्टमरी के लिए, कस्टमरी के लिए ये है। और ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए, कहाँ गया ये, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रीटी के लिए, इनकॉर्पोरेशन कस्टमरी के लिए, ठीक है। ये इंडिया का खेल है मॉडिफाइड ड्यूलिस्ट के अंदर। तो ये दोनों वर्ड याद रखने हैं और लिख के भी खुद ही आने हैं। कंक्लूजन में रियलिटी में स्टेट प्राइमरी है, वही जो शुरू में हमने बहुत पहले पास में चल रहा था ना, 2000 ये 16वीं सदी और 17वीं सदी, तब भी अभी भी, क्यों, क्योंकि प्राइमरी तो है ही, मगर इंडिविजुअल अब को सब्जेक्ट्स बन गए हैं, ठीक है, डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं, को सब्जेक्ट। और अल्टीमेट एनालिसिस में इंडिविजुअल ही एंड बेनिफिशियरी है, ठीक है। जो उसने बोला था लॉट ऑफ एच ने एकदम शुरू में, कि प्राइमरी सब्जेक्ट स्टेट है मगर जो बेनिफिशियरी है अल्टीमेट वो यही है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी क्यों है, ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए ताकि हमारी सोवरेनिटी भी प्रिजर्व रहे और हम कॉन्स्टिट्यूशन इंटरनेशनल लॉ को भी मतलब प्रोग्रेसिव रहे एक्सेप्टेंस, इसलिए। केस हमने देख लिया रेपरेशन कि इंटरनेशनल पर्सनालिटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक्सेप्ट दी स्टेट और भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स इंडिविजुअल्स को, ठीक है, आईसीआर इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल फोर्थ है इसका डायरेक्टली। विशाखा हमने देखा सीडा वगैरह डालेगा ये, ठीक है। अनट्रांसफॉर्म्ड का एग्जाम्पल है ये, किसका है, अनट्रांसफॉर्म्ड का, अच्छा एग्जाम्पल है। ग्रामोफोन में है कि इनकॉर्पोरेट करेगा, इनकॉर्पोरेट किसके लिए वर्ड यूज़ किया था, कस्टमरी के लिए। और बेरूबारी सीधा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अपने आप में दिखा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन है ये, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन अनट्रांसफॉर्मेशन ये दोनों आपस में आपको पता होने चाहिए, उल्टे हैं विशाखा और बेरूबारी। अब है डिफाइन करो कॉन्सेप्ट किसका, ओपोजिबिलिटी का, कैसे करोगे रिलेशनशिप के बीच में, दोनों के बीच में। फिर डिस्कस करो रेलेवेंस, ठीक है, इसी कंसेप्ट की, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो और अच्छे से करना। ओपोजिबिलिटी का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, मीनिंग देख लेते हैं पहले। तो ओपोजिबिलिटी का मीनिंग है कि ओपोजिट रेफर्स टू लीगल, देखा रहा हूँ, लीगल एबिलिटी ऑफ अ स्टेट, ठीक है, टू इन्वोक या रेसिस्ट क्या, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशन विजावी अनदर स्टेट, ठीक है।
दूसरी स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में ही होगा, ये याद रखना, अनदर स्टेट है इसमें, ठीक है। मैं अप्लाई करूँ या ना करूँ, इन्वोक करूँ या रजिस्ट करूँ इंटरनेशनल लॉ का एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर स्टेट, ठीक है। इसका मतलब इट डिसाइड्स वेदर पर्टिकुलर नॉर्म कैन बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट अ स्टेट और नॉट, ठीक है। एनफोर्समेंट अगेंस्ट अ स्टेट देखा जाता है, क्या देखा जाता है, एनफोर्समेंट अगेंस्ट अ स्टेट। कंसिडरिंग इट्स कॉन्सेंट उसने दी है, कंडक्ट कैसा है, ये लीगल स्टेटस, ठीक है। तीनों चीज़ें देख लेना तब। कंसेंट, कंडक्ट, ठीक है। कंसेंट मतलब डायरेक्ट हो गया, कंडक्ट मतलब इनडायरेक्ट हो गया, और लीगल स्टेटस तो है ही उसका। अपोजिबिलिटी अराइज किससे होती है, वो होती है सोवरेन इक्वालिटी से, कि भाई मैं भी सोवरेन हूँ, तू भी सोवरेन है, दोनों इक्वल हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, हैं इक्वल। इसलिए मैं नहीं मान रहा तेरी बात को, तुझे माननी है मान, वरना तू भी मत मान। अ स्टेट इज बाउंड, ठीक है, स्टेट बाउंड है बाय रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ ओनली इफ इट एक्सेप्टेड इट एक्सप्रेसली एम्प्लाइडली, इसीलिए बोला गया है क्या, या तो ये कॉन्सेंट रहेगी, या तो ये कॉन्सेंट है, या तो ये कंडक्ट है, ठीक है। तो सोवरेन इक्वालिटी याद रखना है। कंसेप्ट के दो डायमेंशन है, कौन कौन से भाई, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक्सटर्नल कैसे, वेदर स्टेट कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल टू अनदर फॉर द वायलेशन, ठीक है। अपोजिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी लिया आएगा, मगर इंटरनल क्या है, म्यूनसिपल कोर्ट्स में कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। अपोजिबिलिटी अगेंस्ट इट्स ओन गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरी गवर्नमेंट, दूसरी स्टेट के अगेंस्ट करोगे तो एक्सटर्नल है, अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट करोगे तो इंटरनल है। बेसिस क्या इंटरनेशनल लॉ का बताना ज़रा। तो बेसिस क्या है इसमें, कंसेंट थ्योरी है, सही बात है, सबसे बेसिक कंसेंट ही होता है। फिर रेसिप्रोसिटी है, अगर तू बोलेगा तो मैं, वरना हट। और फैक्टर्स है नेक्स्ट नॉसेंट, ठीक है। वियना कन्वेंशन का है ये, वीसीएलटी का आर्टिकल 34 है कि विदाउट कंसेंट वालों को हम नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। खाली जो पार्टीज हैं वही बाइंड होंगी, बाकी थर्ड नेशन बाइंड नहीं होगा। तो कंसेंट थ्योरी आ गई, रेसिप्रोसिटी आ गई, ठीक है। फैक्टर टर्टिस हो गया। तो ये तीन तो बेस हो गए इंटरनेशनल लॉ में अपोजिबिलिटी के लिए। उसके बाद आएगा हमारा ये प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन क्या है। तो रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट है, वन स्टेट रिकॉग्नाइज्ड इट एक्ट बिकम अपोजिबल इन द कोर्ट्स, लूथर वर्सेस सागौर, ठीक है। ये याद रखना, लूथर वर्सेस सागौर वाला। सोवियत डिक्रीज रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर रिकॉग्निशन बाय द यूके, ठीक है। रिकॉग्निशन हो गई, ठीक। मैरिटाइम क्लेम्स है, स्टेट अपोज कर सकता है एक्सेसिव मैरिटाइम क्लेम्स ओनली इफ इट इज इटसेल्फ अबाइड्स बाय यूएन क्लॉज। अब जैसे यूएसए है, यूएसए यूएन क्लॉज का पार्टी नहीं है, चूतिया, तो वो क्लेम नहीं करेगा। चाइना कर सकता है, ठीक है ना, एक्सेसिव क्लेम वगैरह। तो आप कहाँ का करोगे, आप या तो रिकॉग्निशन में एक्ट्स में कर सकते हो अपोजिबिलिटी, या तो मैरिटाइम क्लेम्स में, या तो स्टेट की इम्यूनिटी में। स्टेट की इम्यूनिटी कोई क्लेम करेगा या डिनाई करेगा डिपेंडिंग अपॉन रेसिप्रोसिटी या टेरिटरी ऑब्लिगेशन। ये वाला भी देख लो आप, है ना, कि अपोजिबिलिटी अप्लाई व्हेन इम्यूनिटी इज क्लेम्ड या तो डिनाइड डिपेंडिंग अपॉन रेसिप्रोसिटी या तो ट्रीटी ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो वो होगी स्टेट की इम्यूनिटी। Opposability in the context of international law. When international law is brought into domestic code, the question is what? The question is कि can international be opposed to the state का own conduct, या फिर individual rely on municipal litigation। दो मेन अप्रोच है, मोनिस्ट और ड्यूअलिस्ट। ड्यूअलिस्ट इंडिया और यूके मानता है, अभी मोनिस्ट हमने देखा था नीदरलैंड और फ्रांस का 44 या 55 कुछ था, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ ऑटोमेटिकली पार्ट हो जाता है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। Until then opposability is limited, सही बात है। रेलिवेंस क्या है भाई, हमारे पास यही आर्टिकल रहते हैं, 246 भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा, डिविजनल लेजिस्लेटिव पावर एंट्री 14 है। जुडिशल अप्रोच में क्या है, ट्रीटी नॉट डायरेक्टली एनफोर्सेबल, ये हमें पता है, ठीक है। ड्यूअलिज्म आता है यहाँ पे। कस्टमरी में ये है, ये है, ये है, ये क्यों आ रहे हैं मगर, क्योंकि वो इनकन्सिस्टेंट नहीं है म्यूनसिपल लॉ के साथ। विशाखा में गैप्स फिल करेगा, ग्रामाफोन में फॉलो किया जाएगा, और पीयूसीएल में आईसीसीपीआर प्रोविजन 21 के अंदर रीड किया था। अपोजिबिलिटी इन कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्या होती है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन कॉन्फ्लिक्ट विद अ क्लियर म्यूनसिपल स्टैट्यूट, ठीक है। तो तुम्हारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, जैसे मुझे अब अपना कम करना है नेट ज़ीरो, मगर हमारे पास क्लियर म्यूनसिपल स्टैट्यूट है जिसमें बोला जाएगा कि नहीं, हमें ज़ीरो करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इंडियन कोर्ट अप्लाई म्यूनसिपल लॉ करेंगे, ठीक है। जॉली जॉर्ज ने बोला है कि भाई तुम यही अपना अप्लाई करो, ज़्यादा खेलो मत, ठीक है। सीपीसी अप्लाई करो, आईसीसीपीआर के पीछे मत भागो।
मॉडर्न रेलिवेंस क्या है? इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन, सही बात है। ह्यूमन राइट्स का लॉ डेवलप हो रहा है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वायरमेंट ऑब्लिगेशन, इन सब की वजह से अपोजिबिलिटी कम होती जा रही है, ओवरलैपिंग ज़्यादा, इंडिविजुअली सब्जेक्ट बन रहे हैं। तो हर चीज़ का रीज़न यही चाह रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन, ह्यूमन राइट्स, ट्रेड व्रेड हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। इसी को इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस भी बोलते हैं, क्लाइमेट एक्शन जूरिस्प्रूडेंस, कुछ भी बोल लो, ठीक है। क्रिटिकल एनालिसिस क्या है? पॉजिटिव क्या है? एनहांस रूल ऑफ लॉ, ठीक है, अपोजिबिलिटीज है, और इंश्योर स्टेट की अकाउंटेबिलिटी भी होती है। रूल ऑफ लॉ अकाउंटेबिलिटी गोज हैंड इन हैंड, ट्रांसपेरेंसी आएगी, अलाइन कर देगा दोनों को, ठीक है। लिमिटेशन में क्या है? सोवरेंटी कंसर्न, सब जगह सोवरेंटी एसेस आ जाता है। पॉलिटिकल आएगा, पॉलिटिकल रिलक्टेंस आ जाएगा, या पॉलिटिकल विल एबसेंट है ना, तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और इंडिया का बैलेंस अप्रोच क्या है? इंडिया अप्लाई करता है कस्टम और ट्रीटी दोनों को, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो, बट प्राइमेसी फिर भी पार्लियामेंट को ही देता है, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन में। ये अच्छी बात है कि मेरे बाप पहले आप, ठीक है, मगर मैं मानूंगा कस्टमर ट्रीटी सबको। कंक्लूजन में अपोजिबिलिटी इंश्योर इंटरनेशनल नॉर्म्स, ठीक है, नॉर्म्स आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट आइडियल्स बट एनफोर्सेबल स्टैंडर्ड्स बिटवीन द स्टेट्स। और इंडिया में क्या है? इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन भी और जुडिशियल ट्रेंड्स क्या दिखाता है? ग्रेटर एंगेजमेंट विद द इंटरनेशनल लॉ, सही बात है। म्यूनसिपल लॉ प्रिवेल करता है इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये भी पता है। येट ग्रोइंग रोल ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन राइट्स जूरिस्प्रूडेंस शो पॉसिबिलिटी स्टेडली बिकम अ ब्रिज रादर देन अ बैरियर। ये तो बहुत ही अच्छी लाइन है। हर चीज़, हर अच्छी चीज़ ब्रिज होती है, ना कि बैरियर, ठीक है, बिटवीन इंटरनेशनल म्यूनसिपल लॉ। ये अच्छे से याद करना। हो गया, अब अगला करेंगे इसके बाद।